हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ 5। इसके पहले हम लोगों ने कुल 4 सीरीज डिस्कस किया है। तो अगर आपको यह वीडियो देखना है तो आप लोग साइंस स्पेशल वीडियोज़ में जाइए और वहाँ पे आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, हमारे जो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें 25 नंबर अलग से साइंस से पूछेगा। तो अभी तो मैं थोड़ा सा जो ईजी क्वेश्चन है उनको कवर कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे 8 से 10 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने के बाद। जो क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक में पूछे जाते हैं और जो हमारा रेलवे स्पेशल में आया उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। तो आपको पहली बात तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। इंद्रधनुष अगर इसका नाम रखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष में कुल 7 कलर होते हैं। ठीक, कितने कलर होते हैं? 7। और अब ये जो बीमारियां होंगी टोटल, ये भी कितनी होंगी? या भी 7 होंगी। तो देखते हैं, पहला क्या हमारा डिफ्टीरिया, दूसरा हमारा काली खांसी, फिर हमारा टिटनेस, पोलियो एंड तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इन सब को अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके टीके लगते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है, इन सभी बीमारियों के टीके लगते हैं ताकि कि उनको फ्यूचर में या उनको ये बीमारी ना हो। इन सभी बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो हमारा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इन सभी से संबंधित है। 2014 में 25 दिसंबर 2014 को हमारी केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम लाया गया था, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा इन 7 बीमारियों के लिए। कितनी बीमारियों के लिए? 7 बीमारियों के लिए। अब 25 दिसंबर 2014 को इसको लाया गया था और 2020 तक इसको कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं कि 25 दिसंबर को और भी क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। आपको पता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और इसे लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया और उनके नाम पर बहुत सी जगहों का नाम चेंज किया गया है। और अब मिशन इंद्रधनुष में याद रखेगा कि 7 रंग 7 रोग। 7 से एक चीज और याद कर लीजिए कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला हमारा कि ग्रेफाइट कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो पढ़ते ही हमें मिल गया कि पहला ही हमारा गलत है, ग्रेफाइट नहीं, हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक, उसके बाद दूसरा भी याद कर लेते हैं कि मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। उसके बाद हमारा ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन कार्बन के क्रिस्टलीय प्रूफ हैं। फिर हमारा एलपीजी, सीएनजी आदि गैसीय ईंधन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हीरा हमारा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। हुआ ये था कि 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। ठीक, तो अब क्या है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और पॉपुलेशन एक लिमिट में सही होता है। ठीक, जब लिमिट से बढ़ गया तो लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए, क्योंकि 11 जुलाई 1987 में जब पॉपुलेशन 5 अरब हो गई विश्व की, तो यूनाइटेड नेशन को टेंशन हुआ कि हाँ, अब हमें इसके लिए जागरूकता फैलाना होगा, बर्थ कंट्रोल को कम करना होगा। ठीक है, तो 11 जुलाई 1989 से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। ठीक, तो कब से इसकी शुरुआत हुई है? 11 जुलाई 1987 से। अब इसमें देखिए जो हमारा अगला है ऑप्शन है 5 जून। 5 जून 1972 को शुरू हुआ था वर्ल्ड इन्वायरमेंट। यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना जरूरी है और इसकी थीम क्या रखी गई? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर थर्ड हमारा डी ऑप्शन है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को आपको पता है कि विश्व टीचर, वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक, तो इसके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित गैस समूह में कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। नंबर 1 पे तो हमारा होता है जलवाष्प। अब आपको इसमें जलवाष्प कौन से ऑप्शन में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका जो अगर हम लोग बात करें कि कितने परसेंट योगदान होता है, तो 36 से लेकर के 72% योगदान होता है अकेले जलवाष्प का। फिर CO2 का होता है 9 से लेकर के 26%। फिर होता है मीथेन का 4 से 9%। और फिर होता है हमारा 3 से 7% ओजोन का। ठीक, तो हमारा अप्रोप्रिएट सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्वा रेजिया में HNO3 तथा HCl किस अनुपात में मिले होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि एक्वा रेजिया को अम्लराज कहते हैं। आपको अगर यही हिंदी में लिखा रहता अम्लराज तो शायद सबको समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक अलग वर्ड दे दिया है एक्वा रेजिया। इसका अनुपात होता है 1:3। ठीक, HNO3 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। और HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है, यह सोना प्लेटिनम जितनी भी धातु है उनको गला देता है। अम्लराज क्या करता है, सोना प्लेटिनम सभी को गला देता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से ही क्लियर है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। ठीक, इसका दूसरा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका यूज़ कहाँ पे होता है कि तो पेट में अम्लीयता या कब्ज की शिकायत दूर करने के लिए इसका यूज़ होता है औषधि के रूप में। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, MgOH होल ऑफ ट्वाइस, MgOH होल ऑफ ट्वाइस इसका सूत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर क्लोरोफॉर्म को सूंघ लेता है तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि पीतल में क्या होता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और अगर आप देखेंगे तो कुछ पेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, पीतल में हमारा होता है तांबा और जिंक। पीतल किसका है, मिश्र धातु है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। पीतल में क्या पाया जाता है, तांबा और जिंक का मिश्रण ही पीतल है। और क्या है इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट आता है हमारा शोल्डर। शोल्डर टिन और लेड का मिश्रण होता है। शोल्डर किसका मिश्रण है, टिन और लेड का। फिर आता है हमारा गन मेटल। गन मेटल में कॉपर और जिंक पाया जाता है। उसके बाद हमारा जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर जिंक और निकिल तीनों पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि पीछे के यातायात को देखने के लिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण, अब आप यहाँ पे तुरंत यहाँ पे पढ़ लीजिए कि अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो जितने भी ब्यूटी पार्लर्स होते हैं या फिर जहाँ पे दाढ़ी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के मिरर का यूज़ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें वास्तविक और आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित किस युक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा नहीं है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है। तो विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। जबकि इसका ठीक उल्टा काम किसका होता है, डायनमो का। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। अब ये देखिए हमारा कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर को भी साइंस, एज अ साइंस कंसीडर किया जाता है। आप हमेशा पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर साइंस। ठीक, तो इसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हमें एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, स्कैनर लेकिन क्या है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो इसमें माउस क्या है, माउस से आप इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, टच स्क्रीन से भी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको थोड़ा करंट से कोरिलेट कर देती हूँ। देखिए कंप्यूटर में जो हमारा सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन अगला हमारा बनता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का, वो आता है सुपर कंप्यूटर से। ठीक, तो सुपर कंप्यूटर से इस समय हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है, पहला तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत ने फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है आटोस, उसके साथ 70+ सुपर कंप्यूटर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक, तो भारत भी सुपर कंप्यूटर, अभी यहाँ पे बहुत कम है,
अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि भारत के पास इस समय सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है प्रत्युष। तीसरा है कि इस समय विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम है समिट। को किसने बनाया है इसको, तो यूएसए ने। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अरोरा सुपर कंप्यूटर जो कि विश्व का सबसे तेज चलने वाला भविष्य में सुपर कंप्यूटर होगा, किसने इसको बनाने का निर्णय लिया है, तो ऐसा भी करने वाला कौन है, यूएसए ने कहा है कि 2021-22 तक हम अरोरा नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाएंगे जिसकी क्षमता समिट से भी बहुत तेज होगी। ठीक, तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था। आपको पता है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है इससे वो क्या है कि यह किसकी सहायता से किया गया था, तो रूस की सहायता से, रशिया की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया था। अब इस समय हमारा दो इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप इसरो का अध्यक्ष कौन है इसको याद रखिए, ठीक, क्योंकि जो हमारे उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं कौन करता है, इसरो हो गया, यही सब तो करते हैं। इसका है फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो का एक बहुत ही फेमस मिशन है मिशन गगनयान, जिसकी घोषणा हुई थी 2018 में कि 2022 तक भारत क्या करेगा, इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। और जो अंतरिक्ष यात्री भारत भेजेगा उनका नाम क्या होगा, उनका नाम एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट ये सब नहीं होगा, उनका नाम होगा व्योमनॉट। अब ये जो वैज्ञानिक है इनको प्रशिक्षण कौन दे रहा है इस समय, तो इनको प्रशिक्षण दे रहा है फ्रांस। फ्रांस इसको जो 3 वैज्ञानिक सेलेक्ट किए गए हैं 1 वीक के लिए जिनको स्पेस में भेजा जाएगा, उनको प्रशिक्षण कौन दिया जा रहा है, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो कल्पना चावला गई हैं, राकेश शर्मा, आप एग्जाम में ये पढ़ते हैं। देखिए, कल्पना चावला को नासा ने भेजा था, राकेश शर्मा को रशिया ने भेजा था, अभी तक इसरो ने किसी को भी नहीं भेजा। तो इसरो अगर ऐसा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, हम एक बहुत ही अच्छा काम कर लेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा उपग्रह से कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल आ चुकी है। क्या है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, देखिए आपको पता है कि सैटेलाइट्स क्या करते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। भारत के भी अब एक ऐसे देश की क्षमता में शामिल हो गया है जो सीधे जमीन से सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। ठीक, अभी इसका कुछ दिन पहले ही इसका प्रशिक्षण हुआ है मिशन शक्ति के अंतर्गत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मिशन शक्ति किससे संबंधित है, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल से संबंधित है, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। इसके पहले सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका ऐसा कर चुके हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा कि जल से बाहर निकाल दिए जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है श्वसन बाधा के कारण, क्योंकि मछलियाँ कैसे श्वसन करती हैं, गलफड़े, और इनके गलफड़े में जो सांस लेने की क्षमता होती है वो पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूल होता है। इस वजह से जब मछलियों को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक, अब एक और इसको मैं थोड़ा सा करंट से कोरिलेट करती हूँ। एक कछुआ है जिसका नाम है ऑलिव रिडले। ठीक, हर बार क्या होता था, ये आता था हमारा उड़ीसा के तट पर आता था अंडे देने के लिए, लेकिन इस बार यह नहीं आया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑलिव रिडले क्या है, तो कछुए की एक प्रजाति है, याद रखिएगा, काफ़ी चर्चित है इस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हरित ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं, तो झींगा में पाई जाती हैं हरित ग्रंथियां। ग्रीन ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं, झींगे में। यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट हमारा जैकॉब्सन का अंग किससे संबंधित है, तो यह घ्राण से संबंधित है। जो सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं मुख्यतः क्या, जैसे सांप, क्या सांप हमारा सरीसृप है, उसमें पाए जाते हैं स्मेल, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, स्मेल या फिर घ्राण, यह इससे संबंधित अंग है जैकॉब्सन। ठीक, अगला हमारा कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है मनुष्य के शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन है ABA, क्या नाम है इसका, एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक अम्ल है। यह उस वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, और जब यह हार्मोन कम जल वाली भूमि या खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, और ये क्या करता है, रंध्रों को बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, तो मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन निभाता है, मॉलिब्डेनम। ठीक, फिर हमारा कि पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स।
अब हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? सब्जियों के उत्पादन से है। ठीक, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? जंगलों से है। ठीक है। अगला हमारा कि पीत व ज्वर, जिसे हम लोग येलो फीवर के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा फैलता है? तो यह फैलता है एडीज इजिप्टी के कारण। ठीक है, किसके कारण? एजिड इजिप्टी के कारण। यह एक विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। और एजिड इजिप्टी क्या है? यह एक मच्छर है। नेक्स्ट हमारा कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि हमारी स्थित होती है मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में, जिससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। ठीक, जो कि हमारे डेली रूटीन को हमारे डेली रूटीन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा कि सूत्री विभाजन की खोज किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया है सूत्री विभाजन का खोज। कब किया है? तो 1882 में। सूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस की खोज किसने किया है? फ्लेमिंग ने 1882 में। फिर हमारा कि फादर ऑफ इंडिया पैलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया पैलियोबॉटनी। इनका जन्म हुआ था पंजाब में 1891 में। ठीक, और इन्हीं के प्रयास के कारण 1946 में साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना हुई है। कहाँ पे? लखनऊ में। फिर हमारा इकोसिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सबको पता है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? सूर्य है ऊर्जा का परम स्रोत। अब सूर्य से देखिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने अभी आज आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि सूर्य क्या है? सूर्य के कोरोना का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और इसके सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसके सतह का टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा कि गन्ने का लाल रंग, जिसे हम लोग रेड रॉट रोग, किसके कारण होता है? लाल गलन रोग किसके कारण होता है? तो हमारा ये इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलीटोटाइकम फोल्टिकम। इसके द्वारा होता है गन्ने को रेड रॉट रोग। ठीक, अब गन्ने से हमारे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि गन्ना रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक, और गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है। अब गन्ना तो हमने पढ़ लिया, गन्ने से बनती है चीनी। चीनी का भी देख लेते हैं कि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कानपुर में है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे, संस्थान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजनन संस्थान। इसके अलावा चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। ठीक, और अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।